नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के तीसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें अपनी संविधान की विशेषताएं अपन को देखनी थी। संविधान की विशेषताएं 9 तक हमने कंप्लीट कर दी थी। कहाँ तक कंप्लीट कर दी थी? 9 तक, जिसमें हमने समाजवादी राज्य और वयस्क मताधिकार अपन ने पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे पंथ निरपेक्ष से। कहाँ से शुरू करेंगे? पंथ निरपेक्ष से। वयस्क मताधिकार तक हमने क्या कर लिया था? इसको पूरा कर चुके थे। अब संविधान की विशेषता में सबसे पहले बात करते हैं पंथ निरपेक्ष, जिसमें अपन को ये पंथ का मतलब क्या होता है? धर्म। क्या होता है? धर्म। धर्म के अंतर्गत हम बात करेंगे। मतलब धर्म न कहने का मतलब धर्म की निरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म में भारत तटस्थ रहेगा। कैसा रहेगा? तटस्थ रहेगा। तटस्थ राज्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा। तटस्थ दृष्टिकोण क्या करेगा? अपनाएगा। मतलब न तो किसी धर्म का समर्थन करेगा और न ही किसी धर्म के बारे में बात करेगा, मतलब न किसी धर्म के विपक्ष में ये बात करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। ये अपना क्या है? मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिए हुए? 25 से 28 तक दिए हुए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इसके साथ साथ पंथ निरपेक्ष के साथ कौन सा शब्द? समाजवादी और अखंडता। कौन से दो शब्द और जोड़े हैं? समाजवादी और अखंडता। ये भी पंथ निरपेक्ष के साथ में क्या किए गए? जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। फिर अपनी नेक्स्ट विशेषता, अगली विशेषता 11वीं, वो है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज का मतलब होता है कि भारतीय संविधान बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का एक उत्कृष्ट परिणाम है। मतलब भारतीय संविधान को जो बनाया गया था वो लोगों ने दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बनाया था, ऐसे ही नहीं बनाया। मतलब भारतीय संविधान में आराम से मतलब संशोधन लोगों की इच्छा का, संविधान लोगों की इच्छा के अनुरूप चलाया जाता है, जिसमें आराम से वो संशोधन भी कर सकता है और उसमें नए कानून को लागू भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संविधान को कठोर भी बनाया गया है, मतलब हर कोई व्यक्ति इसका मतलब दुरुपयोग नहीं कर सकता। भारतीय संविधान बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है। दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिमान के रूप में इसको क्या किया है? भारतीय संविधान को दक्षिणी अफ्रीका के संविधान ने अपनाया है। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। भारतीय संविधान को दक्षिणी अफ्रीका ने किस रूप में अपनाया है? मॉडल के रूप में अपनाया, मतलब मॉडल की तरह भारतीय संविधान कार्यरत करता है। अगली विशेषता एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। अगली विशेषता क्या है? एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का मतलब जिसमें सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? केंद्र के हाथ में। और संघात्मक का मतलब होगा कि राज्यों को क्या दी जाएगी? स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। राज्यों को क्या दी जाएगी? स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 1 क्या बताता है? अनुच्छेद नंबर 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। संघ को 2 भागों में बांटा गया है। संघ की शक्तियों को केंद्र की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ। केंद्र की शक्तियाँ में देश की एकता को बनाए रखने के लिए होती है, मतलब ज़्यादातर राज्यों को केंद्र की शक्तियों का पालन करना पड़ेगा। फिर है राज्य में कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए इसको हम कैसी व्यवस्था कहते हैं? मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए इसको कैसी व्यवस्था कहते हैं? मिश्रित व्यवस्था। भारतीय संविधान में शक्तियों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, मतलब 4 अलग अलग। ये तो संघ केंद्र के पास में और राज्य के पास में शक्तियाँ थी। 4 राज्यों में सबसे पहले केंद्र सूची या संघ सूची, फिर है राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची और फिर है अवशिष्ट शक्तियाँ। एक बार मैं बता देता हूँ। जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जैसे बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो राज्य की शाखाएं हैं। लेकिन जो बैंक संबंधी सारे कार्य है और सेना संबंधित कार्य है और डाकघर की सेवा है
रेलवे है, ये सारे केंद्र के अधीन रहने वाले। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सेना, भारतीय डाकघर, भारतीय रेलवे, जिसके आगे भारतीय लगता है वह संघ सूची का विषय होगा। किसका विषय होगा? संघ सूची का। राज्य सूची में जैसे पुलिस प्रशासन है ना, और कई सारे उदाहरण जैसे पुलिस प्रशासन है और नगर परिषद की सेवाएं हैं, अन्य शक्तियां इसी के अंतर्गत। जैसे पुलिस प्रशासन के है तो हम राजस्थान को कहेंगे राजस्थान पुलिस, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, ये राज्य की सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची जिस पर राज्य का और केंद्र का दोनों का अधिकार होता है तो उसको किसको कहते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आएगा? शिक्षा है। क्या आएगी? शिक्षा। और शीर्ष शक्तियाँ, ये साइबर क्राइम होता है। क्या होता है? साइबर क्राइम, जिसमें जैसे साइबर क्राइम को किसके अधीन रखा जाए, किस क्षेत्र में डाला जाए, तो उसको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में डाल, जैसे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह इतने सारे जो अधिकार होते हैं, इन सब से जो अपराध किए जाते हैं उसको अवशिष्ट शक्तियों में डाला गया है। और ये किसके हाथ में होती है? केंद्र के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? केंद्र के हाथ में होती है। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। अगली विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में सर्वोच्चता दी गई है किसको? न्यायपालिका को। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है किसको? मौलिक अधिकार की रक्षा का जो दायित्व है वो दिया हुआ है अपने न्यायपालिका को। न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ये रक्षा का जो दायित्व है वो इनको दिया गया है। भारतीय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। इसके अलावा जब संसद या विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो देश के लिए हितकर नहीं है या देश की एकता अखंडता को तोड़ने या संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य न्यायपालिका को दिया गया है। भारतीय न्यायपालिका को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये 3 अलग अलग भाग है। सुप्रीम कोर्ट जिसका जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। फिर हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में एक मतलब हाई कोर्ट होगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर की सेवाओं को देखेगा। फिर है अगली विशेषता है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन के मिश्रण को बताता है। मतलब इसमें संशोधन किया भी करने की प्रक्रिया सरल भी है और कठिन भी है। अब संशोधन कैसा करना है उसके अंतर्गत इसमें संविधान को बताया गया है। देश में संविधान के भाग संख्या 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है। भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब संसद में उपस्थित साधारण बहुमत से कर सकते हैं। संसद में उपस्थित साधारण बहुमत, इसमें कुछ फिक्स कोटा नहीं होता है जिसके अंतर्गत दे सकते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 2 संघ में नए राज्यों का निर्माण करना है तो साधारण बहुमत से हम कर सकते हैं। नागरिकता संबंधित कानून है, साधारण बहुमत से पास हो सकता है। जैसे नई विधान परिषद का निर्माण करना है, साधारण बहुमत से कर सकते हैं। राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में किसी प्रकार की कोई विधान परिषद नहीं है। और अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो वो साधारण बहुमत से लिया जा सकता है। मतलब इसके अनुसार हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। विशेष बहुमत का मतलब यदि अपने मौलिक अधिकार से संबंधित या नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई बात है तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अब ये साधारण बहुमत से नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसको जब पारित किया जाएगा इस विधेयक को, तो हम उसमें संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। 2/3 बहुमत से पारित नहीं करेंगे तो संसद में बहुमत की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। इसके अलावा
ये है अपनी साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। ये तीसरा प्रकार है। विशेष आधे राज्य उसमें शामिल है, जैसे 28 राज्य है अपने वर्तमान में, तो 28 में से आधे से अधिक मतलब 14 + 1 15 राज्यों का अनुमोदन आना चाहिए संशोधन के लिए। अब ऐसा कौन सा संशोधन जिसमें जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति महाभियोग लगाने से संबंधित, हाईकोर्ट से संबंधित, संघ एवं राज्य संबंधित कोई यदि प्रावधान है तो उसमें आधे राज्यों का, जिससे पूरा देश प्रभावित होता हो। और स्वयं अनुच्छेद नंबर 368, स्वयं अनुच्छेद नंबर 368। एक चीज़ और आपको पता है कि अनुच्छेद नंबर 368 ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। क्या बताता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसके द्वारा लाई गई है, किस देश से ली गई है? वो ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। किस देश से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। हमारे संविधान में संसद सर्वोच्च है, परंतु उसको नियंत्रित करने के लिए किसका बताया गया है? न्यायपालिका को बताया गया है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। अब न्यायपालिका का काम क्या होगा? संसद या विधान परिषद द्वारा निर्मित उन कानून को अवैध घोषित कर सकती है जो कौन से, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। जो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है उसको क्या घोषित कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। कौन कर सकती है? न्यायपालिका। कौन कर सकती है? न्यायपालिका। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब संविधान में दोनों सदनों में यदि मान लो कोई कानून पास हो गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर लिए और फिर भी वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो संविधान को मतलब उस कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। 16वीं विशेषताएं विश्व शांति का समर्थक। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व शांति के समर्थक को दर्शाता है, मतलब विश्व शांति का समर्थक देश है। अब ये है भाग संख्या 4 में नीति निर्देशक तत्वों में इसको बताया गया। कहा जाता है कि जब भारत के सारे नीति निर्देशक तत्व, सारे नीति निर्देशक तत्व किसमें? मौलिक अधिकार में बदल जाएंगे। मौलिक अधिकार में बदल जाएंगे। जब सारे नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार में बदल जाएंगे तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। लोक कल्याणकारी राज्य क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये फिर है नेक्स्ट जो विशेषता है वह है आपातकालीन उपबंध। क्या है? आपातकालीन उपबंध। हाँ, अब हम नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं 70वीं आपातकालीन उपबंध। क्या है? आपातकालीन उपबंध। भारत में जब हम लोग कोई भी आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है तो आपातकाल जैसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें 3 प्रावधान दिए गए। आपातकालीन जो व्यवस्था है यह भारत ने जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से ली गई और उस संविधान का नाम क्या है? वाइमर संविधान। क्या है? वाइमर संविधान। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 352 की। अनुच्छेद नंबर 352 में क्या बताया जाता है कि यदि भारत में युद्ध की स्थिति, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह का मतलब अस्त्र सहित विद्रोह हो जाता है, भारत की गृह शांति भंग हो जाती है, सारे त्राही मतलब युद्ध जैसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए या फिर बाहरी देशों का हमला हो जाता है, होने पर आपातकाल लगता है। बाहरी देशों का हमला होने पर क्या लग जाएगा? आपातकाल लग जाएगा। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 356। कौन सा अनुच्छेद नंबर 356?
356 अनुच्छेद में क्या होगा कि राज्य की संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाए, राज्य की संवैधानिक स्थिति बिगड़ जाए या विधानमंडल संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करे, संविधान के अनुरूप कार्य न करे तो फिर अनुच्छेद नंबर 356 लगेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद नंबर 360 क्या होगा? इसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या कहा जाता है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि जब मान लो भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति के अंतर्गत भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके अंतर्गत भारत के जो पैसों की जो साख है वो दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में यदि गिर जाती है, मतलब रुपया है वो कौड़ियों के दाम आ जाता है, तो सरकार वित्तीय आपातकाल लगाएगी, जिसके अंतर्गत देश में पैसों की कमी हो जाएगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसों, भारत के पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, कुछ थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं, तो इसके अंतर्गत भारत कर्मचारियों के, सांसदों के, नेताओं के वेतन में कटौती कर सकती है। वो लगता है अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर। एक बात यह है कि भारत में कभी भी अनुच्छेद नंबर 360 का प्रयोग नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग हुआ है वो हुआ है 356 का। हर कोई राज्य है वो अपने राज्य के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अनुच्छेद नंबर 356 का प्रयोग करता है, और 352 का अब तक 4 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। फिर अगली विशेषताओं में हम देखते हैं एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्या होती है? भारत में सबको एकल नागरिकता प्रदान की गई है। क्या दी गई? एकल नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन व्यवस्था भारत की कैसी है? संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है, लेकिन नागरिकता एकल है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, जिसमें राज्य की नागरिकता भी होती है और देश की नागरिकता भी होती है। 19वीं विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार अपने लोगों को, मतलब उस देश में या उस राज्य में निवास करने वाले लोगों को सारी सुख सुविधा उपलब्ध करवाता है। मतलब उसके रहने की, खाने पीने, उसके लिए चिकित्सा, जितनी ज़रूरत का सामान है वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व होता है। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। ये अंतिम विशेषता है, वो है अल्पसंख्यक और पिछड़े कल्याण की विशेषता है। इस विशेषता के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे हम बात करते हैं, हाँ, संसद और विधानसभा तथा अन्य सेवाओं विशेष संरक्षण, मतलब आरक्षण के प्रावधान रखा गया है। किसका प्रावधान रखा गया है? आरक्षण का, जिसमें 2 कौम आती है। एक तो आती है एससी और दूसरी आती है एसटी। अब एससी के लिए कौन सा अनुच्छेद नंबर? 330। एससी के लिए तो अनुच्छेद नंबर कौन सा कार्यरत रहेगा? 330, जिसके अंतर्गत वो अपना आयोग बना सकती है, अपने आरक्षण के बारे में कह सकती है, उनको अलग से कोटा निर्धारित होता है सरकारी सेवाओं में। फिर एसटी। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति में भील, ग्रासिया, मीणा या आदिवासी क्षेत्र के,
ये सारे लोग इस एसटी में आएंगे। एसटी के लिए अनुच्छेद नंबर है 332 और एससी के लिए कौन सा अनुच्छेद है 330। इस बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखो वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो कितने सालों तक की गई है, 10 सालों तक की गई थी। प्रत्येक 10 साल बढ़ते 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 आरक्षण आज यहाँ तक आ पहुँचा है ना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जैसे वर्तमान में मोदी सरकार ने लोकसभा में इसको पारित कर दिया है। ये 126वां संविधान संशोधन का विधेयक है। कौन सा विधेयक है, 126वां। और वर्तमान में इसको लोकसभा में पारित किया जा चुका है। अब किसके लिए, SC ST के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है। ये अपने संविधान की विशेषता थी। अब आगे आने वाले वीडियो में हमें देखनी है, आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके साथ ही आपका गृह कार्य जल्दी से आपको दे दिया जाएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरा इसको समझने का प्रयास करें। जो बातें मैंने कही है, जो बातें इसमें लिखी गई है, आपको किताब की PDF भी भेज दी जाएगी। कोई भी बात यदि आपको समझ नहीं आती है तो आप तुरंत मुझे इसका रिप्लाई करें, या आप रिप्लाई करके मुझे कह सकते हैं। और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो होमवर्क आपको अच्छी तरह से इसमें करना है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों हमें इसमें अच्छी तरह से समझ के फिर हमें बताने हैं। आपातकालीन उपबंध से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, वर्णन करने का अर्थ है कि उसको हमें बताना है संक्षेप में। और फिर दिया हुआ न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।